आलू का चिप्स, आलू का चिप्स, आलू का नहीं। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो कितना आया था तुम लोगों का आंसर? 4.89 into 10 to the power of minus 7 meter. Now students, do you know another unit of wavelength? Wavelength को ना किसी एक और यूनिट में लिखना बेटर होता है इतने छोटे wavelength। Can you imagine ये कितना छोटा wavelength है? How small this wavelength is? देख रहे हो? एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। हाँ, ये कितना छोटा है? Do you realize how small this is? यस सर। Remember, 1 angstrom 10 to the power minus 10 10 to the power of minus 10 meter। ये conversions याद रखना। 1 nanometer is 10 to the power of minus 9 meter। ये सारे conversions याद रखना। So let us convert this into angstrom। Let us convert this to angstrom। angstrom में अगर convert करेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पे क्या करो? What you do is 4.89 into 10 to the power of minus 7 into 10 to the power of minus 3 into 10 to the power of plus 3। Is it okay? Yes, sir. ये कर सकते हैं मीटर्स, मतलब डिवाइड कर दिया 1000 से और मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। इज इट ओके? यस सर। तो ये क्या आ गया? 4.89 into 10 to the power of 3 into 10 to the power of minus 10 मीटर। ये वाला एक साथ कर दिया। इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. क्यों Yes, किया? sir. क्यों किया? क्योंकि मुझे एंगस्ट्रॉम में लिखना है। 10 टू द पावर ऑफ minus 10 मीटर मतलब ये मतलब एक एंगस्ट्रॉम। सो ये कितना हो गया? 4890 एंगस्ट्रॉम। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो ये बन गया 4890 और ये बन गया एंगस्ट्रॉम। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. सो इट इज ऑलवेज, देखो आप लोग बोल सकते हो आप वो भी कर सकते थे 0.0000489 इंटू 10 टू द पावर ऑफ minus 3 मीटर। ये भी कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, दिस इज ऑल्सो राइट। बट आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट इसमें लिखो ऐसे फॉर्म में, और भी अच्छा होगा इफ यू राइट इट इन एंगस्ट्रॉम। सच स्मॉल वेवलेंथ्स को मीटर में ना लिख के एंगस्ट्रॉम में लिखना बेटर है। इट्स ऑलवेज सजेस्टेड। Am I clear to everybody?
Yes, sir. Yes, sir. So let us move on. I think we have done enough of this. But अच्छा एक और चीज कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का कन्वर्शन बाद में लगेगा, ये बेसिकली कन्वर्शन का क्वेश्चन है. सो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट of a photon of wavelength 1 angstrom. What is the energy? Energy निकालना है. Energy in किसमें निकालना है? Electron volt में. You have to find out the energy in electron volt of a photon of wavelength. Photon of wavelength. Photon of wavelength 1 angstrom. इसका निकालना है एनर्जी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना. दिस इज इंपॉर्टेंट. कन्वर्जन्स याद होने चाहिए आपको. बोलो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन. सिंपल बताओ. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन. लिखते हैं. चलो. एनर्जी ऑफ अ फोटॉन. अच्छा फोटॉन है क्या? Fundamental units of light. राइट. पैकेट्स ऑफ लाइट. Packet of energy that is emitted from sun. लाइट, एनी लाइट, कोई भी लाइट का फंडामेंटल पैकेट, that is a photon. So it is a photon is basically a fundamental packet of light. इसका एनर्जी कितना है बोलो. MC square. mc स्क्वायर. फोटोन का एनर्जी, फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता. H mu. h न्यू. प्लैंक ने लिया था ना हाइपोथेसिस. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. कौन है? Yes, sir. आनंद, अंजलि. दिस वाज प्लैंक्स हाइपोथेसिस, याद है? Yes, sir. Where nu was the frequency. Nu is the frequency. तो इसको लैम्डा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? Nu is, तुम लोगों को पता है, स्पीड ऑफ लाइट. C by lambda. C by lambda. Frequency is C by lambda. C is the speed of light. So H is 8. Energy is hc by lambda. तो एक एक करके सारे वैल्यूज पुट करो तो एनर्जी निकल आएगा 6.626 into 10 to the power of minus 34. That is Planck's constant. C, 3 into 10 to the power of 8 meters per second. Lambda, 1 into 10 to the power of minus 10 meters. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. 1 angstrom मतलब इसको कन्वर्ट करो 10 to the power of minus 10 meters में. सब कुछ ऐसा यूनिट्स में है. Is it okay? Give me the value. Two into 10 to the power minus 15 approx. 2 into, देखो तो बाकी सब लोग चेक करो, ये वैल्यू आया है.
Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Yes, sir. अब बोलो ये किसमें है? एनर्जी का यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट। Volt. Joule. एनर्जी का एसआई यूनिट वोल्ट है, तो वोल्टेज का क्या है? जूल। Joule. Joule. Is it okay? So this is in joule, but you have to express your answer in electron volt. अब कन्वर्शन याद रखो, 1.6 into 10 to the power of minus 19 joule is 1 electron volt. Remember this conversion. What is the answer in electron volt? अब बोलो. So how much is Sir, this? 12,500. Sure. So it is coming approximately, जो बोल रहा है check करो, 12,500 electron volt. So if this is 1 electron volt, तो 2.2 into 10 to the power of minus 15 joule कितना होगा? It would be 2 into 10 to the power of minus 15 divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19 electron volt. इसमें होगा? Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. So that is that. Definitely, हाँ मेरे ख्याल से आंसर सही है. It is around 12,500 electron volts. Correct? Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is how you convert joule to electron volt. और उल्टा भी कर सकते हो. उल्टा भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल भी कर सकते हो. बट जनरली जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करना पड़ता है और ये कन्वर्शन याद रखो. सो आई एम क्लियरिंग एंड आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये टॉपिक खत्म हो गया. ब्लैक बॉडी इज ओवर. नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन टू कॉम्पटन इफेक्ट. कॉम्पटन करेक्ट. एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? कोई क्वेश्चन है? सर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? बुक्स क्या बताया है तुम्हें? कुछ बताया है? नहीं, मतलब ब्लैक बॉडी वाला. नहीं, कुछ बुक्स बताया है? नहीं ना. यू हाँ No, सर, sir. कॉलेज से इशू किया गया. कॉलेज से क्या बुक्स इशू किया है तुम लोगों को? सर बाइजर एक इशू किया मॉडर्न है. सर एक आर्थर मॉडर्न बाइजर. फिजिक्स का बुक. Yes, sir. आर्थर बाइजर है. मॉडर्न फिजिक्स का एक आर्थर बाइजर है. बट आई वुड सजेस्ट अभी आर्थर बाइजर मत देखो बिकॉज उसमें सब कुछ नहीं है. सो यू कैन परचेज अ बुक या फिर आप लोग लाइब्रेरी से बाद में देख सकते हो. दैट इज एसपी क्विला. हाँ सर, ओटा वो भी दिए मिला थे. है सर. ओटा दिए थे सर. वो दिया इंजीनियरिंग ओटा फिजिक्स दिए का थे. हाँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय एसपी क्विला. सो गो थ्रू दैट बुक. उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है. यू कैन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फ्रॉम दैट बुक रिलेटेड टू ऑल द टॉपिक्स जो हम लोग करेंगे. ओके. सो वो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है. सो मोर और लेस ये आप लोगों के जो इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो whatever syllabus that we have generally it is there in SP Quilla. So आपको बार-बार इधर-उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So you can follow that book and there are lots of problems there. Solved problems है, unsolved है. You can practice problems from there. Okay.
So this is one book that I would suggest. इसको खत्म करने के बाद you can look for Arthur Weiser. Arthur Weiser is just for reference. Arthur Weiser is just for reference. ये reference book के हिसाब से use कर सकते हो. This is just reference. इसमें आप लोगों को सब कुछ नहीं मिलेगा जो आपके सिलेबस में है, बट कुछ कुछ चीजें मिल जाएंगे रेफरेंस के. Right. So I'll move on to Compton effect. I'll move on to Compton. Now, before moving on to Compton effect, ये जो अभी कुछ देर पहले, just a second. Just a second. शिवम कुमार झा, Yes, sir. कहाँ थे इतनी देर तक? Sir, I was. No, sir, I was in the meeting, but I was left out of the meeting because, sir, because of the network problem, sir. From the starting, I was in the meeting, sir. क्या चल रहा है तुम लोगों का? Hello. हाँ हाँ, okay, okay. Okay, so am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Compton effect, but before moving on to Compton effect, कि वो क्या था revolutionary again. H.C. Compton in 1922 he did this experiment. H.C. Compton, उन्हीं के नाम पे, it is after his name that this effect. In 1922 he did this experiment and he was awarded Nobel Prize after that. Nobel Prize मतलब समझ रहे हो कितना revolutionary idea दिया Compton. So let me discuss that idea first. Then I'll move on with the experiment कि क्या किया, क्या find किया. ये कुछ देर पहले हम लोगों ने ये जो प्रॉब्लम किया, that find out the energy of a photon of wavelength this. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, ये जो फोटोन का जो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों से जैसे मैंने पूछा व्हाट इज फोटोन, आप लोगों ने सीधा आंसर दिया, इट इज अ फंडामेंटल पैकेट ऑफ लाइट. यानी इन अदर वर्ड्स व्हाट यू सेड वाज लाइट इज बिहेविंग एज पार्टिकल. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. यही तो प्रॉब्लम था कि इतने दिनों से, दिस वाज गिवन इन 1922. अंडरस्टैंड द हिस्ट्री. अब देखो क्रोनोलॉजी समझो. 1900 में प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ गया था. उस वक्त प्लैंक ने हाइपोथेसिस दिया था कि द एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड. प्लैंक ने बोला था लोएस्ट एनर्जी इज 0, उसके बाद h न्यू, उसके बाद 2h न्यू, उसके बाद 3h न्यू. इस तरह से एनर्जी लेवल्स है. देयर कैनॉट बी एनी एनर्जी लेवल बिटवीन दिस. तो अगर मुझे कुछ एब्जॉर्ब करना है तो मुझे मिनिमम कितना एब्जॉर्ब करना होगा? आई हैव टू H H mu. h न्यू. और अगर मुझे छोड़ना होगा तो मुझे मिनिमम कितना छोड़ना होगा? Minus H mu. h न्यू. minus H. नहीं, व्हाटएवर, छोड़ना भी होगा तो एनर्जी वो कितना होगा? h न्यू. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. यानी बेसिकली देखो, ये प्लैंक ही थे. दिस वाज प्लैंक को पता नहीं था कि ये कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया है. उसने सिर्फ, प्लैंक ने सिर्फ क्वांटाइजेशन बता दिया. प्लैंक ओनली गेव द क्वांटाइजेशन. बट देखो इसके बाद कि अगर मुझे, इफ आई हैव टू, एक एटम अगर यहां से यहां आता है तो वो जो एनर्जी छोड़ता है एज लाइट, उसका एनर्जी होगा मिनिमम h न्यू. मिनिमम. यानी बेसिकली प्लैंक क्या बोल रहा है? प्लैंक बोल रहा है कि लाइट जो है वो पैकेट्स में डिलीवर हो रहा है. दैट इज, लाइट इज बिहेविंग as particles.
Am I right? Yes, sir. लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था. There was no proof. समझो बात को. प्लैंक का हाइपोथेसिस ये जो था, दिस वाज एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन. प्लैंक ने डेस्परेटली ब्लैक बॉडी को फिट कर, उसका एकमात्र उद्देश्य था, द ओनली एम ऑफ मैक्स प्लैंक वाज टू फिट द ब्लैक बॉडी, बस, और कुछ नहीं था. उसको करने के लिए उसको जो करना पड़ा उसने वो किया. उसका ये रेडिकल हाइपोथेसिस जो कि एकदम अलग था, that the energy levels of the harmonic oscillators were quantized. वो भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लैंग्वेज में बोला उसने कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, वो कुछ भी एनर्जी नहीं हो सकता. इट कैन बी 0, इट कैन बी hν, इट कैन बी 2hν, इट कैन बी 3hν एंड दैट लाइक दैट. लेकिन इसका इंप्लीकेशन क्या है कि अगर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का एटम एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो वो मिनिमम जो एनर्जी छोड़ता है दैट इज hν. यानी वो जो लाइट छोड़ रहा है, वो जो रेडिएट कर रहा है, ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन है, दैट इज कमिंग आउट इन पैकेट्स. इसका कोई प्रूफ नहीं है. दैट इज, इन अदर वर्ड्स, लाइट इज बिहेविंग एज पार्टिकल्स. अगर मैं फोटोन की बात करूं तो यानी मैं फोटोन जब भी मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, whenever I'm using this language photon, I am implying that light is behaving as particles. नहीं तो फोटोन है क्या? लाइट फोटोन है क्या? फोटोन इज नथिंग बट अ पार्टिकल ऑफ लाइट. दैट इज, जब भी मैं बोल रहा हूं फोटॉन्स आ रहे हैं, दैट मींस आई एम ट्राइंग टू से दैट लाइट इज बिहेविंग एज पार्टिकल्स. बट देयर इज द प्रॉब्लम. आप लोगों में को शुरू से मैंने बोला था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, याद है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. उसमें ये जो फ्रिंज पैटर्न मिल रहा था, ये फ्रिंज पैटर्न मिल रहा था बिकॉज लाइट वाज बिहेविंग एज Wave. Wave. yes, light was behaving as wave. Diffraction, light is behaving as wave. Polarization, light is behaving as wave. तो ये जो सारे एक्सपेरिमेंट इससे पहले हो चुके थे 1900 से पहले, हम लोगों के पास जितने सारे लाइट को लेके एक्सपेरिमेंट्स थे, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स प्रूव कर रहे थे लाइट इज बिहेविंग एज वेव्स. ये था प्रॉब्लम. भाई ब्लैक बॉडी तो फिट कर दिया जैसे तैसे प्लैंक ने, लेकिन प्लैंक का ये जो हाइपोथेसिस था, ये वाला, इसमें ये बोल रहा था, प्लैंक वाज ट्राइंग टू से, ये प्लैंक को खुद को नहीं पता था कि ये हाइपोथेसिस का मतलब क्या निकलेगा. आफ्टर दिस वाज डन, ब्लैक बॉडी फिट हो गया, सबने बोल दिया वेरी गुड, चलो प्लैंक को नोबेल प्राइज. बट इसका मतलब क्या है? इफ यू से दैट इट इज क्वांटाइज्ड, फिजिक्स क्या निकलेगा? फिजिक्स निकलेगा लाइट इज बिहेविंग एज पार्टिकल्स. लाइट पैकेट में है, यानी इन अदर वर्ड्स इसका ये मतलब है कि मैं आप लोगों को एक लेमन एग्जांपल देता हूं. मतलब से फॉर एग्जांपल आप लोग खाने के लिए बैठे हो, यू आर सिटिंग फॉर फूड, और मैं आप लोगों को बोलता हूं और कितना चाहिए. आप लोग बोलते हो कि सर गिव मी थोड़ा सा और, गिव मी सम मोर राइस, एंड आई गिव यू सम मोर राइस. थोड़ा और दाल, थोड़ा और सब्जी, थोड़ा और कुछ, एंड आई गिव यू सम मोर. सो यू कैन हैव फूड इन अ कंटिन्यूअस वे. थोड़ा सा चाहिए तो थोड़ा सा ही दूंगा, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा दूंगा. बट प्लैंक ने क्या बोल दिया कि नो, इट इज कमिंग आउट एज पैकेट. यानी अगर आपने बोला कि सर मुझे थोड़ा और खाना दीजिए, मैं बोलूंगा थोड़ा सा नहीं मिलेगा, लेना है तो पूरा पैकेट लेना पड़ेगा. दैट इज व्हाट प्लैंक इज मेंशनिंग, कि भाई लो अगर छोड़ना है, इफ इट इज एमिटिंग इट विल एमिट अ कंप्लीट पैकेट, इफ इट इज एब्जॉर्बिंग इट विल एब्जॉर्ब अ कंप्लीट पैकेट. फ्रैक्शनल पैकेट नहीं हो सकता. ये मैंने खाने का एनालॉगस एग्जांपल दिया आप लोगों को कि अगर जनरली हम लोग क्या जानते हैं, अगर मुझे खाना है तो मुझे कुछ भी मिल सकता है, थोड़ा ज्यादा व्हाटएवर. बट अगर मैं ये कॉन्सेप्ट चेंज कर दूं और बोलूं कि नहीं, मैं पूरा पैकेट डिलीवरी कर रहा हूं, अगर आप इफ यू वांट टू हैव फूड यू हैव टू टेक इट इन पैकेट्स, आइदर यू टेक 1 पैकेट और 2 पैकेट और 3 पैकेट, व्हाटएवर, बट यू कैन नॉट हैव 1.25 पैकेट्स ऑफ फूड कि वहां से निकाल के थोड़ा सा दे दो. नहीं, यू कैन नॉट हैव दैट. दैट इज व्हाट प्लैंक मेंट. लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था कि लाइट इज बिहेविंग एज पार्टिकल्स.
लाइट इज बिहेविंग एज वेव्स। इससे पहले सारे एक्सपेरिमेंट्स ये प्रूव कर रहे थे। सो देयर हैज टू बी सम एक्सपेरिमेंट जो ये प्रूव करे कि लाइट इज बिहेविंग एज पार्टिकल्स। दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट। ये प्रूफ किया कॉम्पटन ने। देखो 22 साल बाद, आफ्टर 22 years of research, कॉम्पटन फाउंड समथिंग वेरी न्यू। और कॉम्पटन के इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया दैट लाइट इज बिहेविंग एज पार्टिकल। सो प्लैंक का वो जो हाइपोथेसिस था जो 22 साल पहले निकाला गया था, उसको प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली कॉम्पटन ने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. So this was revolutionary in physics. फिजिक्स वर्ल्ड में ये रेवोल्यूशनरी आइडिया था कि प्लैंक ने कुछ दे तो दिया, ठीक है, बट इसका कोई प्रूफ नहीं था। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को फिट कर दिया प्लैंक ने। ही फिटेड द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, वेल एंड गुड, बट द हाइपोथेसिस दैट ही हैड मेड, उसका जो पीछे का फिजिक्स है कि लाइट शुड बिहेव एज पार्टिकल्स, देन इसका प्रूफ कर प्लैंक ने बोल तो दिया। कॉम्पटन प्रूव्ड इट that light is behaving as waves. And let us see what Compton did to prove that light is behaving as particles. What Compton did, यानी ये experiment क्या था, to prove that light is behaving as particles, not as waves. So let us see the experiment. So again I am writing Compton अच्छी तरह से समझो। थियोरी अगर समझ गए स्टूडेंट्स तो बाकी कुछ करना प्रॉब्लम नहीं होगा। देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन डूइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो यू शुड अंडरस्टैंड द फिजिक्स बिहाइंड इट। कॉन्सेप्ट समझो। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जो है वो आसान हो जाएगा, बिकॉज इसके बाद हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट का पूरा मैथमेटिक्स करने वाले हैं, कैसे प्रूफ किया कॉम्पटन। But before that, you should understand what is the physics behind it. So let me tell you what Compton did. Compton ने क्या किया, यहाँ पे एक टारगेट लिया, let us say free electron. Free electron. Let me write in brackets free electron. और then Compton ने इसमें एक एक्सरे डाला, एक्सरे ऑफ लाइट। मतलब लाइट बेसिकली लाइट मतलब विजिबल लाइट थी, एक्सरे। सो दिस वाज एन एक्सरे, ये जो आके हिट कर रहा था इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? Yes, sir. द इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड द एक्सरे। इलेक्ट्रॉन ने एक्सरे को स्कैटर किया इस डायरेक्शन में, मान लो, और इलेक्ट्रॉन खुद रिकॉइल होके चला गया इस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन खुद रिकॉइल, सो दिस इज रिकॉइल। इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ इस डायरेक्शन में, एंड दिस इज स्कैटर्ड एक्सरे, ये भी इस डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको सीधा डायरेक्शन ये मान लूं, लेट दिस एंगल बी फाई, जिस एंगल में स्कैटर हुआ एक्सरे, एंड लेट दिस एंगल बी थीटा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ। इज द डायग्राम क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. अब देखो कॉम्पटन ने क्या किया। कॉम्पटन ने यहां पे एक डिटेक्टर बिठाया। दिस इज अ डिटेक्टर। क्या डिटेक्ट कर रहा है ये? एक्सरे डिटेक्टर, जो कि एक्सरे का वेवलेंथ नाप रहा है। अच्छा, इस एक्सरे का वेवलेंथ क्या है? इस एक्सरे का वेवलेंथ है लैम्डा, जो इंसिडेंट वेवलेंथ है। सो लैम्डा इज द इंसिडेंट वेवलेंथ। यहां डिटेक्टर ने एक वेवलेंथ नापा। पता है कॉम्पटन ने क्या देखा? व्हाट कॉम्पटन सॉ? कॉम्पटन सॉ लैम्डा प्राइम वेवलेंथ। लैम्डा प्राइम was greater than lambda. ये देखा तो रिजल्ट समझो। पहले क्या देखा? He saw a different wavelength of X-ray than the incident one. So this is the scattered X-ray. ये किसका wavelength है? This is scattered X-ray wavelength.
और लैम्डा किसका वेवलेंथ था? इंसिडेंट वेवलेंथ, इंसिडेंट एक्सरे का वेवलेंथ. What Compton saw? Compton saw wavelength, scattered wavelength, different from the incident wavelength, और basically greater देखा उसने. He saw something greater than the incident wavelength. ठीक है? Is it okay? Yes, sir. अब देखो प्रॉब्लम क्या है. The problem is कि if light is behaving as wave, if Compton के पास क्या प्रॉब्लम था? If light behaves as waves, then lambda dash should be equal to, ये होना ही चाहिए. क्यों? क्यों होना चाहिए? Imagine what is an X-ray? X-ray है क्या? X-ray is nothing but an electromagnetic wave. Am I right? X-ray क्या है? Yes, X-ray, sir. X-ray is an electromagnetic wave. ये X-ray. यानी basically electromagnetic wave क्या है? It is oscillation of electric field and magnetic field. Am I right? Yes, sir. तो उसका अगर एक फ्रीक्वेंसी है न्यू या वेवलेंथ है लैम्डा, व्हाटएवर, ये जिस फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, देखो ये जिस फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, वो आके इस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? क्या करेगा ये वेव? आप लोगों को पता है. What will it do? What will this electromagnetic wave do? It will disturb the electron. It will oscillate the electron. इलेक्ट्रॉन को भी ऑसिलेट करवाएगा वो. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, उसको ऑसिलेट किस फ्रीक्वेंसी में करवाएगा? किस फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करवाएगा? जिस frequency It's the same X-ray आया है, frequency. Lambda. सेम नहीं, फ्रीक्वेंसी बोलो. न्यू mu Yes, mu. sir. न्यू. तो उसी फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करवाएगा. एंड इफ द इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट्स एट द फ्रीक्वेंसी न्यू, एंड यू नो दैट इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, एंड इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स एट फ्रीक्वेंसी न्यू, तो वो इसको री रेडिएट करेगा. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. At कितने some frequency. कितने फ्रीक्वेंसी पे री रेडिएट करेगा? You. न्यू. न्यू पे री रेडिएट करेगा. Am I right? Yes. यानी इस इंसिडेंट एक्सरे का अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो स्कैटर्ड एक्सरे का भी फ्रीक्वेंसी न्यू होना चाहिए. राइट? Yes, sir. पर ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं देखा कॉम्पटन ने. कॉम्पटन ने क्या देखा? दिस इज डिफरेंट. न्यू डैश में कर रहा है. जैसे मैंने बोला लैम्डा, लैम्डा डैश में कर रहा है. फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ भी अलग है. सिमिलरली, आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि क्यों, व्हाई wave nature of light cannot describe Compton effect. 5 minutes left. Let me take the attendance first and then we'll move on. I have another class from 1:20. First, let me take the attendance. Please understand this. What Compton saw? Compton saw that whatever frequency that the incident X-ray has, the scattered X-ray has a different frequency. That is, nu prime is less than nu, या lambda prime is greater than lambda. ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है.
न्यू प्राइम न्यू से कम है तभी तो लैम्डा प्राइम ज्यादा है. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Inversely. Yes, sir. हाँ. So what this is what Compton saw. Experiment ने Compton को क्या दिखाया? Experiment ने दिखाया कि अगर X-ray is incident on this electron, X-ray का frequency कितना था? X-ray frequency is nu. He saw that the scattered X-ray had a lesser frequency or a greater wavelength. भाई ये जो result था, the result that Compton got, ये difference of frequency या difference of wavelength, ये wave nature of light से prove नहीं हो सकता. X-ray अगर wave है तो उसका frequency is nu. That wave is coming, it's an electromagnetic radiation. चलो, that electromagnetic radiation is coming, hitting the electron. Electron is a charged particle, that means वो electromagnetic radiation electron को oscillate करवा रहा है up and down with the same frequency. और अगर वो with the same frequency electron को oscillate कर रहा है, because electron is a charged particle, the electron will re-radiate that energy with the same frequency. That is, the scattered X-ray should also have been of the same frequency nu. ये दोनों अलग नहीं हो सकते. So Compton effect, लेकिन उसको क्या मिला? What Compton got? Compton got a different frequency, a different wavelength. So this difference of frequency or difference of wavelengths that Compton got between the scattered and the incident X-ray could not be explained using the wave nature of light. But it can be explained using particle nature of light. और ये कैसे explain होता है? Can you see it again? So can you see it again? ये जो wave nature of light से difference in wavelength या difference in frequency that Compton observed cannot be explained. Is the physics clear? Why it cannot be explained? ये physics clear है? क्यों explain नहीं कर सकते wave nature of light से? Is this Yes, clear? sir. Because if light is of wave nature, wave what? Wave of what? किस चीज का wave है light? Electromagnetic wave. It is an oscillation Electromagnetic. it is an oscillation of electric field and magnetic field. So if it is an oscillation of electric field and magnetic field, that oscillation comes, forces the electron to also oscillate with the same frequency. And if the electron oscillates at the same frequency, it will re-radiate at the same frequency because it is a charged particle. So bhai, if light is behaving as wave, then incident X-ray और scattered X-ray के frequency में कोई difference नहीं होना चाहिए था. But Compton got that difference. Compton को difference मिला. He got that difference. This difference can be explained by particle nature of light rather than wave nature of light. और इसका मैथमेटिक्स करने से पहले कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स करेंगे हम लोग. वी विल फर्स्ट डिस्कस कि इसको लेमन के लैंग्वेज में कैसे समझे कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से भी एक्सप्लेन हो सकता है. सो इन माय नेक्स्ट क्लास फ्रॉम 120 वी विल फर्स्ट सी हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. पहले इसका फिजिक्स समझेंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स में घुसेंगे. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I'll Yes, be giving sir. the link Yes, sir. shortly. From 120 we will continue with Compton effect. Very very important topic. So जो आज क्लास मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर दिया, बहुत ज्यादा, because the attendance is very poor today, very poor. I don't know why. Anyway, we will meet again at 120, 120 to 2. We have a class. Fine. Okay, sir. Okay, sir. Is there, sir, ये जो Compton effect है, इसकी वजह